बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर राज्य में एक निर्धन किसान के यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है, जिसके दाएं हाथ में एक सुंदर आकृति बनी होती है। बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है तेरी बहू ने। जी दादा। जा, पंडित जी को बुला ला, तेरे पुत्र का नामकरण कर जाएंगे। जी रामू दादा। इतना सुन किसान पंडित जी को बुलाने के लिए चल देता है और पंडित के घर पहुंचकर, पंडित जी। हाँ भाई, हरिया इतना परेशान क्यों हो रहा है? आज हमारे घर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बस उसी का नामकरण के लिए आपको बुलाने आया हूँ। चलो फिर इससे शुभ और क्या होगा। दोनों किसान के घर की ओर चल देते हैं। दोनों घर में प्रवेश कर जाते हैं और पंडित चटाई पर बैठ जाता है। किसान अपने बालक को पंडित के पास ले आता है। बड़ा ही सुंदर पुत्र है हरिया तुम्हारा। इसका राशि का नाम राज है, क्योंकि जब यह 18 वर्ष का हो जाएगा तब इसका विवाह राजकुमारी से होगा। पंडित वहां से निकल जाता है। गांव में इस बात की बहुत चर्चा होती है कि हरिया के लड़के का विवाह 18 वर्ष की उम्र में राजकुमारी से होगी। लेकिन गांव के लोगों को पंडित की इस बात पर विश्वास नहीं होता है। तभी विजयनगर का भ्रमण करने के लिए एक बहुत ही विद्वान साधु उस राज्य में आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस बालक के बारे में चर्चा ज्यादा चल रही है, तो वह उसे बालक से मिलने के लिए उस गांव में जाते हैं। उस बालक को इन महान साधु के सामने लाया जाता है। साधु उस बालक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो इस बालक के बारे में पंडित जी ने बोला था वह अटल सत्य है। इस बालक का विवाह राजकुमारी से ही होगा। गांव वालों को साधु की बात का विश्वास हो जाता है और यह खबर धीरे धीरे राज दरबार में भी पहुंच जाती है, क्योंकि उसी समय रानी ने भी एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया था। महाराज की जय हो। और सेनापति, राज्य में सब कुशल मंगल तो है? जी महाराज, सब कुशल मंगल है और राजकुमारी का जन्म उत्सव राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया गया। पर मेरे मन में एक शंका है। बताओ, कौन सी शंका है? राज्य में एक बात बहुत तेजी से फैल रही है। कौन सी? अपने राज्य के छोटे से गांव में एक पुत्र का जन्म हुआ है। उसके पूरे राज्य में चर्चा हो रही है कि जब वह 18 वर्ष का हो जाएगा तब उसका विवाह राजकुमारी से होगा। राज्य में अशांति फैलाने के लिए यह अफवाह उड़ाई जा रही होगी। नहीं महाराज, अभी हमारे यहाँ विद्वान साधु भ्रमण करने आए थे। उन्होंने भी यह बात की थी उस बालक को देखकर। अगर ऐसा है तो चलो उस गांव में और उस बालक से मिलकर आते हैं। राजा और सेनापति उस गांव की ओर चल देते हैं और वह उस गांव में पहुंच जाते हैं। महाराज, आप यहाँ, आपने हमको बुला लिया होता, हम आ जाते। ऐसा कुछ नहीं है मुखिया जी, जनता के बीच में आना जाना भी चाहिए। जी महाराज, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ? हम उस बालक से मिलना चाहते हैं जिसकी चर्चा आज पूरे राज्य में है। जी महाराज, अभी चलते हैं उसके घर। गांव का प्रधान सेनापति और राजा को हरिया के घर ले जाता है और राजा जब उस बच्चे को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। इतना सुंदर बालक। फिर राजा मन ही मन सोचता है, मैं अपनी राजकुमारी का विवाह इस गरीब किसान के पुत्र के साथ कभी नहीं होने दूंगा। राजा अपना गुस्ताखी भरा दिमाग भिड़ाता है और सोचता है, इस बालक को किसान से लेकर इसे जंगल में ले जाकर मार दूंगा। महाराज कुछ बोलिए। इतना सुंदर बालक मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। यह बालक तो हमारे साथ राजमहल में रहेगा, इसके लिए यह घर ठीक नहीं है। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। हम हमारे बच्चे को कहीं नहीं जाने देंगे। राजा
जैसे तैसे उस किसान और उसकी बहू को कुछ धन देकर मना लेता है। राजा उस बच्चे को लेकर जंगल की ओर चल देता है। चलते चलते वह एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच जाता है और वहां जाकर रुक जाता है। वह उस बच्चे को एक बड़ी सी लकड़ी पर रख देता है और अपनी तलवार निकालकर उस बच्चे पर वार करने जाता है। अरे महाराज रुकिए, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? मैं अपनी पुत्री का विवाह कभी इससे नहीं होने दूंगा, इसलिए इसकी मृत्यु करना ही सही है। नहीं महाराज, अगर प्रजा को यह मालूम चल गया कि आपने एक मासूम बच्चे की जान ली है तो प्रजा आपको कभी माफ नहीं करेगी। तो मैं इसका इंतजार करूं कब बड़ा हो और यह राजकुमारी से विवाह करे? नहीं महाराज, इसको ऐसा ही जंगल में छोड़कर चलते हैं। जंगली जानवर इसको वैसे ही मारकर खा जाएंगे, जिससे इसकी मृत्यु भी हो जाएगी और हमारे ऊपर इसकी हत्या का आरोप भी नहीं आएगा। राजा सेनापति की बात मानकर उस बालक को जंगल में छोड़कर राज्य की ओर निकल जाता है। उसी जंगल के रास्ते से पास ही के गांव का मुखिया अपने गांव की ओर जा रहा था। जैसे ही वह बीच जंगल में पहुंचता है तो उसको एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। अरे, बच्चे की आवाज? वह अपने चारों ओर देखता है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। जंगल है, इसमें कहां से बच्चा आएगा? लगता है मेरे ही कान बज रहे हैं। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, फिर से बच्चे की रोने की आवाज आती है और फिर उसका मन नहीं मानता। वह उस दिशा में जाता है जिस दिशा से बच्चे की रोने की आवाज आ रही होती है। उसको एक बड़ी सी लकड़ी पर एक बच्चा दिखाई देता है। वह उसे उठा लेता है और बोलता है, कैसा जमाना आ गया है, बच्चों को जंगल में छोड़ जाते हैं। ईश्वर, कैसी तेरी लीला, जिसको चाहिए उसको नहीं देता और जिसको नहीं चाहिए उसको दे देता। मुखिया की कोई संतान नहीं थी। उसे बच्चा पाकर वह बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल देता है। घर पहुंचते ही सुनती हो भाग्यवान, देखो हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। मुखिया की पत्नी एकदम घर से बाहर निकलती है और देखती है मुखिया के हाथ में एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा है। ये किसका बच्चा उठा लाए आप? ये किसी का बच्चा नहीं है, ये बच्चा तो मुझे जंगल में मिला। ईश्वर ने हमारी इतने दिनों से नहीं सुनी थी, आज सुनी है। ईश्वर की कृपा से हमारे घर में भी अब संतान का सुख होगा। क्या सच में आपको जंगल में मिला ये बच्चा? अब आज से ये बच्चा हमारा है और मैं ही इसकी माँ हूँ आज से। मुखिया की पत्नी बहुत ही खुश होती है और वह उस बच्चे को मुखिया से लेकर घर में ले जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मुखिया और मुखिया की पत्नी ने उस बच्चे की खूब परवरिश की और वह धीरे धीरे 18 वर्ष का हो जाता है। राजा अपनी पुत्री के लिए दूसरे राज्य में वर देखने के लिए उसी गांव के रास्ते से जा रहा था जिस गांव में वह बालक था। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचता है तो उस गांव में एकदम अचानक से तूफान आ जाता है, जिससे राजा उस तूफान की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पास में ही मुखिया का घर दिखता है तो राजा उस मुखिया के घर में चला जाता है। मुखिया के घर में एक सुंदर युवक को देखकर राजा चौंक जाता है। क्या यह तुम्हारा बेटा है? ये तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, ये मेरा बेटा है, क्योंकि मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से लगभग 18 वर्ष पूर्व ये बच्चा मुझे गांव के पास वाले जंगल में मिला था। राजा मुखिया की बात सुनकर चौंक जाता है। राजा को सब याद आ जाता है कि यह वही बच्चा है जिसे मैं 18 वर्ष पूर्व मारना चाहता था। क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हो? जी महाराज, क्यों नहीं।
ये तो इसका सौभाग्य है जो यह आपके काम करेगा। दरअसल मैं रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। यह पत्र बहुत ही जरूरी है। इसके बदले में आपको सोने की मुद्राएं दूंगा। मुखिया भेजने के लिए तैयार हो जाता है और वह लड़का भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। राजा ने एक पत्र लिखकर उसको मुहर बंद करके उस लड़के को दे दिया। लड़का वह पत्र लेकर राजमहल की ओर चल देता है। वह पहली बार राजमहल जा रहा था, जिससे वह रास्ता भटक गया और शाम होने को आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अब तो मैं राजमहल नहीं पहुंच पाऊंगा और रात भी होने वाली है। मुझे यही कहीं रुकने के लिए अपनी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। थोड़ी और दूर चलने के बाद उसको एक कच्चा घर दिखाई दिया। वह घर के पास चला जाता है। जब वह घर के अंदर देखता है तो उसमें बूढ़ी औरत लकड़ी जला रही थी। लड़के ने सोचा, आज की रात यहीं गुजार लेता हूँ, और वह घर के अंदर चला जाता है। तू कहाँ से आ रहा है और इस सुनसान जंगल में कहाँ जा रहा है? मैं राजमहल जा रहा हूँ, राजा का पत्र रानी को देने के लिए। लेकिन अब तो रात हो गई है और मैं रास्ता भी भूल गया हूँ। मुझे ये घर दिखाई दिया तो रात रुकने के लिए मैं यहाँ आ गया। बेटा, तू यहाँ रुक तो सकता है, लेकिन ये डाकुओं का अड्डा है और उन लोगों ने तुझे अगर यहाँ देख लिया तो वो मुझे मार देंगे। बूढ़ी औरत की इतनी बात सुनकर लड़का एक बार तो घबरा जाता है, पर अंधेरे में कहीं और जाना इतना आसान नहीं था और वह दिन भर का थका हारा था। उसको नींद भी आ रही थी। उसने सोचा, जो होगा वह देखा जाएगा, अब रात में और कहाँ जाऊंगा। तो वह वहीं रात रुक जाता है। बूढ़ी औरत ने घर के कोने में उस लड़के को सुला दिया। लड़का घर के कोने में चुपचाप सो जाता है। जैसे ही आधी रात होती है तो डाकू अपने ठिकाने पर आ जाते हैं। जैसे ही वे उस लड़के को देखते हैं तो बुढ़िया पर बहुत गुस्सा करते हैं। ये कौन है? इसको यहाँ क्यों सुला रखा है? यह बच्चा जंगल में रास्ता भटक गया है, इसलिए यह यहाँ सिर्फ रात काटने के लिए रुका है। जैसे ही सुबह होगी यहाँ से निकल जाएगा। डाकू उसकी तलाशी लेते हैं, जिसमें उनको एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी पर राजा की मोहर होती है। डाकू मोहर को देखकर घबरा जाते हैं। कहीं यह हमको मरवाने या पकड़वाने के लिए तो नहीं आया है। सभी डाकू उसको मारने की सलाह बनाते हैं। बूढ़ी औरत उनसे मना करती है, ऐसा मत करो, वह एक मासूम लड़का है, वह आपको पकड़वाने के लिए नहीं आया है। तेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। तू हमें इसके हाथों से मरवाना चाहती है। यह तुम लोग क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? पहले आप इस चिट्ठी को खोलो, इसके बाद कुछ करना। डाकू चिट्ठी को खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं। उसमें लिखा था, जैसे ही यह लड़का राजमहल आ जाए तो इसको तुरंत मरवा दिया जाए। डाकू एक बार फिर लड़के की तरफ देखते हैं तो वह एक भोला भाला और मासूम लड़का है। डाकू चिट्ठी को बदल देते हैं और उसे वापस मोहर बंद करके लड़के के पास रख देते हैं और सभी डाकू वहां से चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो वह राजमहल की ओर चल देता है। दोपहर तक राजमहल पहुंच जाता है। राजमहल में जाकर रानी को चिट्ठी देता है। रानी चिट्ठी को पढ़ती है। उस चिट्ठी में लिखा था, जैसे ही यह लड़का राजमहल पहुंचे उसका विवाह उसी दिन राजकुमारी से कर दिया जाए। रानी राजा के इस निर्णय से एक बार तो चौंक जाती है। जैसे ही रानी ने लड़के को देखा, वह लड़का रानी को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा।
और रानी ने उसी दिन राजकुमारी और उस लड़के का विवाह करवा दिया। वह लड़का राजकुमारी के साथ खुशी खुशी राजमहल में रहने लगा। कुछ समय बाद राजा अपने राजमहल आया तो वह उस लड़के के बारे में जानना चाहता था कि उस लड़के के साथ क्या हुआ है। राजा ने रानी से पूछा, उस पत्र वाले लड़के का क्या हुआ? आपके कहे अनुसार उस लड़के का विवाह अपनी पुत्री से कर दिया। राजा इतना सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। जिस बात को वह नहीं होना देना चाहता था, आखिर वह हो ही गई। राजा अपने राज दरबार में सभा बुलाता है और उस लड़के को दंड देता है। तुमने हमारे साथ छल किया है। नहीं महाराज, हमने आपके साथ छल नहीं किया है। पर जो हमने तुम्हें मरवाने वाली चिट्ठी दी थी वह कैसे बदल गई? महाराज, जैसी चिट्ठी आपने दी थी वैसे ही चिट्ठी मैंने महारानी को लाकर दे दी थी। उसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की थी। बस रास्ते में एक जगह रात जरूर रुका था। इसके अलावा और कहीं मैं रास्ते में भी नहीं रुका था। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है और यह विवाह मेरी अनुमति के बिना हुआ है। मैं इस विवाह को नहीं मानता। आज ही तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। महाराज, ये आपका निर्णय गलत है। ये आपको मेरे विवाह से पहले सोचना चाहिए था। अगर आप इस लड़के के पहले से खिलाफ थे तो इसको राजमहल क्यों भेजा? इसको वहीं मार देते। अगर अब इनको फांसी होगी तो आपको अपनी बेटी को भी फांसी पर लटकाना होगा। नहीं पुत्री, ऐसा मत बोलो। हम तुम्हारे लिए इससे अच्छा राजकुमारवर ढूंढ कर लाएंगे। राजकुमारी राजा की एक भी बात नहीं मानती है और राजा की बातों का बराबर जवाब देती है, जिससे राजा को अपनी बेटी के सामने हार मानना पड़ता है और उस लड़के को वह राज्य का राजकुमार घोषित कर देता है।